एक ऐसी जंग की कल्पना कीजिए जिसमें ना कोई गोली चली, ना कोई तोप गरजी, पर दुश्मन के पसीने छूट गए। जी हाँ, ये कहानी है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे चालाक फाइनेंशियल स्ट्राइक की। एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसमें देश से बाहर गया 38,000 करोड़ रुपए चुपचाप वापस देश की तिजोरी में आ गया। तो चलिए आज इस पूरी हैरत अंगेज कहानी की पड़ते खोलते हैं। मार्च 2018 की एक रात दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में गहरा सन्नाटा था। रात के करीब 11 बजे एक प्राइवेट जेट रनवे पर उतरा। उस जेट से एक शख्स निकला, हाथ में बस एक छोटा सा सूटकेस। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, लेकिन आंखों में एक मिशन साफ दिख रहा था। लाउंज के अंदर एक भारतीय अधिकारी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो सूटकेस वाला शख्स अंदर आया, अधिकारी ने खड़े होकर सिर्फ एक लाइन कही, प्रधानमंत्री ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। बस ये एक लाइन ही काफी थी, क्योंकि इसी पल से अगले 72 घंटों के लिए भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू होने वाला था। लेकिन इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट कोई एक रात में नहीं लिखी गई थी। इसकी जड़ें जुड़ी थीं भारत की एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी समस्या से, ब्लैक मनी, यानी काला धन। दशकों से भारत का पैसा देश से बाहर जा रहा था और सरकारें बस देखती रह जाती थीं। और इस काले धन का सबसे पसंदीदा ठिकाना था दुबई। अब सवाल उठता है कि भाई दुबई ही क्यों? वजहें बिल्कुल साफ थीं। वहां कोई इनकम टैक्स नहीं, आप करोड़ों रुपए जमा करा दो, कोई नहीं पूछता कि पैसा आया कहां से। ऊपर से भारत से दुबई की दूरी भी कितनी है, बस कुछ घंटे। मतलब पैसा छुपाने वालों के लिए ये तो जन्नत जैसा था। तो होता ये था कि भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर और कुछ नेता अपना काला धन हवाला के जरिए दुबई भेजते थे। अब ये हवाला क्या है, समझिए। ये एक तरह का अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम है जिसमें सब कुछ सिर्फ भरोसे पर चलता है। यहां दिल्ली में किसी को कैश दिया और दुबई में बैठा उसका आदमी एक कोड वर्ड पर उतने ही पैसे किसी और को दे देता है। ना कोई बैंक स्टेटमेंट, ना कोई रिकॉर्ड, एकदम साफ। एक अंदाजा लगाइए, 1991 से 2014 के बीच करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कालाधन भारत से बाहर भेजा गया। पता है ये रकम कितनी बड़ी है? इतनी कि इससे पूरे देश को 50 सालों तक मुफ्त बिजली दी जा सकती थी। सरकारें आती जाती रहीं, वादे होते रहे, लेकिन ये सिलसिला कभी नहीं रुका। फिर आया साल 2014। देश में एक बड़ा बदलाव हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अपने साथ एक ऐसे शख्स को लाए जिसने इस पूरे खेल के नियम हमेशा के लिए बदलने की ठान रखी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। देखिए, अजीत डोभाल कोई आम ब्यूरोक्रेट नहीं थे। ये वो इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल पाकिस्तान में एक अंडरकवर जासूस बनकर बिताए थे। इस शख्स की सोच में डर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने डोभाल को एक सीधा और साफ निर्देश दिया था और डोभाल ने अपनी टीम से कहा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश का एक एक रुपया वापस आए और ये काम हमें करके दिखाना है। लेकिन सवाल अभी वही था, कैसे? और यहीं पर डोभाल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कानूनी दावपेच की जगह कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के साथ एक गहरी दोस्ती कायम की और इसी दोस्ती का नतीजा था 2015 का सूचना विनिमय समझौता। असल में ये वो चाबी थी जिसने दुबई के सारे बंद दरवाजे भारत के लिए खोल दिए। तो अब जब रास्ता खुल चुका था तो असली काम करने का वक्त आ गया था। डोभाल ने एक ऐसी स्पेशल यूनिट तैयार की जैसी भारत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं बनी थी। देश की सबसे तेज और सबसे ताकतवर एजेंसीज के बेस्ट माइंड्स को एक साथ लाया गया। इस टीम में कौन कौन थे? रॉ के जासूस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शातिर जांच अधिकारी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के तेज तर्रार एजेंट्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डेटा एक्सपर्ट्स। कह सकते हैं ये भारत की फाइनेंशियल अवेंजर्स टीम थी जो एक ही मिशन पर काम कर रही थी। टीम का पहला काम था टारगेट्स की पहचान करना और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही सीधा लेकिन असरदार तरीका अपनाया। उन्होंने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जिनकी भारत में बताई गई कमाई और दुबई में मौजूद संपत्ति में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, कोई भारत में दिखा रहा है कि साल में सिर्फ 1 लाख कमाता है, लेकिन दुबई में 50 करोड़ के विला का मालिक है। जैसे जैसे दुबई से जानकारी आने लगी, टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। रॉ ने अपने सूत्रों से हर नाम और हर प्रॉपर्टी को कंफर्म किया और जब सारा हिसाब लगाया गया तो कुल रकम सामने आई 38,000 करोड़ रुपए। ये रकम कुछ छोटे देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा थी।
लेकिन जिनके ये पैसे थे उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। एक बड़े बिजनेसमैन, जिन्हें हम रस्तोगी कह सकते हैं, उन्होंने नोटिस मिलने पर हंसते हुए कहा था, ये क्या कर लेंगे, पैसा दुबई में है, हिंदुस्तान की कोर्ट का वहां क्या जोर चलेगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार खेल पूरी तरह से बदल चुका था। मार्च 2018 प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस के बीच एक निर्णायक फोन कॉल हुई। भारत ने साफ कहा, ये लोग हमारा पैसा चुराकर आपके देश में बैठे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। यूएई ने पूरा सहयोग करने का वादा किया और ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब सिर्फ 72 घंटे थे, काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहले 24 घंटों में भारतीय टीम अलग अलग फ्लाइट से गुपचुप तरीके से दुबई पहुंची और फाइनल डेटा को वेरीफाई किया। अगले 24 घंटों के अंदर यूएई ने लिस्ट में मौजूद सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। रस्तोगी जैसे लोगों में हड़कंप मच गया और आखिरी 24 घंटे थे एक्शन के। इन लोगों को 2 रास्ते दिए गए, या तो पैसा और पेनल्टी चुकाकर मामला खत्म करो, या फिर केस का सामना करो और दुनिया के सामने बेइज्जत हो जाओ। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश भी की। एक और बड़ा नाम, जिन्हें कपूर कह सकते हैं, उन्होंने 4100 करोड़ रुपए के साथ प्राइवेट जेट से लंदन भागने का प्लान बनाया। लेकिन टीम एक कदम आगे थे। कपूर साहब जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उनके पासपोर्ट पर ट्रैवल बैन लग चुका है। बस खेल खत्म। और रस्तोगी का क्या हुआ? वही शख्स जो कुछ दिन पहले हंस रहा था, अब कांपते हुए हाथों से 2300 करोड़ के सेटलमेंट पेपर्स पे साइन कर रहा था। उसकी सारी अकड़ हवा हो चुकी थी। सिर्फ 72 घंटों के भीतर, बिना किसी शोर शराबे के, भारत ने 38,000 करोड़ रुपए की पूरी रकम सफलतापूर्वक रिकवर कर ली। ये डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस की एक ऐतिहासिक जीत थी। तो ये जो नामुमकिन सा लगने वाला ऑपरेशन था, ये सफल कैसे हुआ? इसके पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। 2 देशों के नेताओं के बीच गहरा भरोसा, देश की टॉप एजेंसियों का एक टीम बनकर काम करना, भावनाओं की जगह सिर्फ डेटा पर आधारित सटीक एक्शन, और सबसे जरूरी, इसे अंजाम तक पहुंचाने की मजबूत पॉलिटिकल विल। ये ऑपरेशन सिर्फ पैसों की वापसी नहीं था, ये दुनिया भर में बैठे आर्थिक अपराधियों के लिए एक साफ संदेश था कि अब नियम बदल चुके हैं। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है, क्या डिप्लोमेसी और डेटा का ये कॉम्बिनेशन भविष्य में फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है?